नमस्कार, मैं काव्या बोध और आप देखना शुरू कर चुके हैं नागवंशी टीवी। आज महाबोधि महाअभियान को लेकर के जो आंदोलन 12 फरवरी 2025 को शुरू हुआ था, लगभग उसे 90 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। लेकिन उस आंदोलन को लेकर के अगर हम बात करें तो उस आंदोलन में अब उथल पुथल कुछ ज़्यादा ही देखने के लिए मिल रही है। जहाँ 4 लोगों की टीम थी, आज वहाँ सिर्फ और सिर्फ 2 टीम रह गई हैं। और एक टीम की अगर हम बात करें तो एक व्यक्ति जो आज जेल में बंद है और एक व्यक्ति वहाँ से आ गए हैं, यानी कि उन्हें वहाँ से निकाल दिया गया है। तो हमारे साथ बनते थिरोज्योति जी हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे उस महाबोधि महा आंदोलन को लेकर के। बनते जी, जो ये आंदोलन है, हमने सुना कि आप उस आंदोलन में पहले से रह चुके, उस कमेटी के सदस्य हैं, तो थोड़ा सा उस आंदोलन के बारे में बताएंगे। देखिए काव्या जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल की बड़ी तारीफ़ करता हूँ, बधाई देता हूँ कि आपका चैनल सच्चाई को उजागर करने में अपनी भूमिका निभा रहा है। रहा सवाल जो अभी आपने कहा सदस्य, मैं BTMC का सदस्य नहीं था। मैं अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ का राष्ट्रीय महासचिव हूँ और अखिल भारतीय बुद्धगया मुक्ति आंदोलन समिति जो बहुत पहले की है उसका मैं इस समय वर्तमान में प्रधान महासचिव हूँ। तो हुआ ये है कि जो आंदोलन अभी हुआ, ये पहली बात तो जो आंदोलन है ये नेतृत्वहीन आंदोलन है, इसका कोई मजबूत लीडर दिखाई नहीं दिया। और इन्होंने जो आंदोलन किया तो बड़े भिक्षुओं की राय मशवरा के बिना, और जो पुराने आंदोलनकर्ता थे जिन्होंने अपना जीवन अर्पित किया, समर्पित किया, जिन्होंने सही भूमिका निभाई थी और इस आंदोलन की नींव डालने वाले लोग थे, उनमें से किसी की राय मशवरा नहीं ली गई, यानी कि उन भंतों को पूछा तक नहीं। और ये कहा गया कि सुरेश सिंह भंते जी के बाद आंदोलन या अनागारिक जी के बाद आंदोलन। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये आंदोलन अनागारिक जी से शुरू होता है और बीच बीच में ये डाउन हो जाता है, फिर बीच बीच में तेज़ होता रहा है। और उस तेज़ का नतीजा मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि 1993 में और 91 और 93 में जो कार्यक्रम हुआ, आंदोलन हुआ, बहुत ही बड़ा विकराल रूप धारण के साथ भव्य रूप में आंदोलन प्रदर्शित किया गया। बोर्ड क्लब पे आंदोलन हुआ, जंतर मंतर पे आंदोलन हुआ और उस आंदोलन की देन थी, उस आंदोलन के 4 कह सकते हैं कि स्तंभ थे मजबूत। एक उनमें भदंत आर्य नागर सुरेश साईं जी, एक भदंत करुणाकर जो फैक्ट वो बोलना चाहिए, और एक भदंत प्रज्ञाशील जी और एक भदंत आनंद महाथेरो जी। इनमें मेन जो थे भदंत आनंद महाथेरो जी डील कर रहे थे जी। तो प्रज्ञाशील जब पहली कमेटी वहाँ पे 96 में हमारी बनी, अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ की कमेटी, और जो भिक्षु महासंघ की कमेटी थी उसके थ्रू जो लोग चुन के गए थे उनमें से 4 मेंबर बने। 4 मेंबर बने पहली बार, भदंत आर्य नागर सुरेश साईं जी, भदंत ज्ञानेश्वर महाथेरो जी और प्रज्ञाशील जी और आनंद भंते जी। और प्रज्ञाशील जी को वहाँ 3 जिम्मेदारी दी गई। एक कार्य यानी सुप्रिटेंडेंट के पद की जिम्मेदारी थी, एक मोंग की चीफ की जिम्मेदारी थी और एक वो सेक्रेटरी के पद पर आसीन थे। और जब हमारे भिक्षु महासंघ के थ्रू जो कमेटी बनी पहली बार, यानी 96 से 2002 तक का उनका कार्यकाल रहा, 2 बार रही। एक कमेटी का कार्यकाल 3 साल के लिए होता है, वो 2 साल तक वहाँ कार्यरत रही। और 6 साल में जो वहाँ विकास किया है उसके बारे में जितना बताऊंगा उतना ही कम है। लेकिन कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ कि वाकई में उस कमेटी ने काम किया। और पहली बार वो कमेटी थी जो बाबा साहब अम्बेडकर के बाद बौद्ध बने थे, और उनमें से जो बौद्ध भिक्षु बने थे उस कमेटी में पहली बार वो सम्मिलित किए गए। उस कमेटी के द्वारा 25 कमरों का निर्माण और लुम्बिनी गेस्ट हाउस का निर्माण, रिसेप्शन का निर्माण, कर्मचारी चंद होते थे, वहाँ 84 कर्मचारियों की नियुक्ति की गई। वहाँ सुरक्षा कम थी, सुरक्षा के लिए मांग की गई। वहाँ पहले चोरी होती थी, खुलेआम दान का दुरुपयोग होता था, उसकी जांच करवाई गई। जिन्होंने गलत किया था उनको जेल भेजा गया। मैं आपको बता दूं, एक सवाल है मेरा कि जब एक पहले भी जब ये 1993-95 में जब ये आंदोलन हुआ था महाबोधि महाअभियान को बचाने के लिए, उस वक्त उस आंदोलन में शामिल जो है भंते प्रज्ञाशील भी थी, उन्होंने BTMC का मेंबर भी बना लिया। और उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से समाज को धोखा दिया और कहें कि उस वक्त मलाई खाई और आज फिर वो आकाश लामा के साथ में दोबारा मलाई खाने के लिए आए, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं प्रज्ञाशील भंते जी का पक्ष नहीं लूँगा, लेकिन मैं प्रज्ञाशील भंते जी को बहुत अच्छे जानता हूँ। उनके मार्गदर्शन में हमने काम किया है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, वो पहली बात तो वो भिक्षु लालची किस्म के हो ही नहीं सकते। उनको जितना कोई जानता उतना कोई और नहीं जानता जितना मैं जानता हूँ। वो मेरे बड़े भाई जैसे हैं। आंदोलन में से निकलना अलग चीज़ है। भिक्षु महासंघ से उन्होंने इस्तीफा दिया, वो उनकी अपनी स्वेच्छा थी। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है किसी संगठन में ज़बरदस्ती किसी को पदाधिकारी बनाकर रखना, उनकी मर्जी थी। वो काम करते रहे। जब उनको लगा कि भाई नहीं काम करना, तो उन्होंने अपना स्वतंत्रता पूर्वक आज़ादी के साथ सम्मानजनक उन्होंने बाकायदा मुख्यालय में संगाराम विहार के अंदर आके इस्तीफा दिया और कहा, थिरोज्योति मेरा स्वास्थ्य खराब रहता है और मैं भंते जी के समक्ष इस्तीफा दे रहा हूँ और मेरी जगह स्थान पर आप अपना काम संभाल लो। उनके बाद में मैं राष्ट्रीय महासचिव बनाऊँ भिक्षु महासंघ का,
और बोधगया मुक्ति आंदोलन समिति का। एक बात। दूसरा, फिर आंदोलन नहीं थम जाता। 2002 में ये कार्यकारिणी खत्म होती है। उसके बाद 2005 में 25 फरवरी को कार्यक्रम आंदोलन बहुत बड़े पैमाने पर होता है, जंतर मंतर पे होता है, और उसमें जिनके सुपुत्र आज देश के प्रधान मुख्य न्यायाधीश हैं, यानी कि CJI साहब गवई भूषण गवई साहब, इनके पिताजी उस समय राज्यसभा के मेंबर थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट RS गवई साहब, वो उसमें मौजूद थे आंदोलन में। और जोगिंदर कवाड़े जी, जिनकी भांजी यानी सुलेखा कुम्हारे, जो आज आकाश लामा जी के साथ बैठ जाती हैं कभी कभी, वो पहले मिनिस्टर रही हैं। सुलेखा कुम्हारे अल्पसंख्यक आयोग की मेंबर थी, वो उनकी भांजी हैं, मतलब जोगिंदर कवाड़े जी की, तो वो उसमें मौजूद थे। उमेश सिंह, AR जोशी, जो दिल्ली के जिम्मेदार लोग थे, और दिल्ली के कोने कोने से उसमें लोगों ने सहयोग किया। आटा दाल चावल सब व्यवस्था जो हो सकती थी की। ये 2005 का कार्यक्रम था। उसके बाद 2007, 2009, 2014 बल्कि 2009 को रामलीला मैदान में कार्यक्रम किया, बड़ा कार्यक्रम किया। उसके बाद जो भव्य कार्यक्रम हुआ, लास्ट कार्यक्रम हुआ भिक्षु महासंघ के नेतृत्व में, वो हुआ है 25, 26, 27 अप्रैल 2015 को। नोट कर लेना अच्छे से। और उसमें कम से कम देश के 50 से 55-60 हज़ार पब्लिक ने भाग लिया। और बीच में मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से, जब वो भारत के प्रधानमंत्री थे, उस समय पे हमने 2 बार उनसे मुलाकात की, यानी एक्ट में संशोधन की मांग को लेकर के। हमारी लड़ाई आज की नहीं है, बहुत पहली लड़ाई है। और भिक्षु आते रहे जाते रहे, संगठन मजबूत होता रहा, कमज़ोर होता रहा, लेकिन वो चलता रहा। और इतना ही नहीं, पीछे दमरम साहब के साथ हमारी मुलाकात हुई जब वो गृह मंत्री थे। सलमान खुर्शीद जब वो अल्पसंख्यक मंत्री थे, तब हमारी उनके साथ बैठक हुई। समय समय पर आंदोलन हुए, समय समय पर आवाज़ उठती रही है। लेकिन ये जो आंदोलन अभी किया गया, यहाँ पर एक ही चीज़ देखने को मिली कि कोई आंदोलन नहीं, ऐसा सिद्ध किया गया कि पहली बार कोई आंदोलन होने जा रहा है, और ये नेतृत्वहीन आंदोलन है। इसमें किसी वरिष्ठ भिक्षु ने या किसी ज्येष्ठ व्यक्ति ने या समाज के कद्दावर व्यक्ति ने कोई इसकी पहल नहीं की है, इसलिए ये नेतृत्वहीन आंदोलन साबित हुआ। एक बात और, इन्होंने ये भी इसमें सिद्ध करने की कोशिश की है कि आंदोलन को हम ही चला रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि अगर यानी कि एक व्यक्ति ने पूरे जी, इसमें अगर भीड़ इकट्ठी हुई है और महाराष्ट्र के लोग इकट्ठे हुए हैं, तो प्रज्ञाशील भंते जी के चेहरे पर इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि प्रज्ञाशील भंते जी ऑलरेडी पहले ही बोधगया मुक्ति आंदोलन समिति के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव रह चुके हैं। और देश के कोने कोने में जाकर के हम लोगों ने जो मेहनत की है, आज सोशल मीडिया है, उस समय सोशल मीडिया नहीं था जी, उस समय सोशल मीडिया नहीं था। डोर टू डोर जाना, डोर टू डोर व्यवस्था करनी पड़ती थी, और व्यवस्था करने में चंदे तारे दिखाई देते थे। दूसरी बात, हमने यहाँ से 55-60 हज़ार पब्लिक को भूखा नहीं जाने दिया। हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं, आंदोलन आपने किया, आपने आवाज़ उठाई, अच्छी बात है, साधुवाद के पात्र हैं। लेकिन याद रहे, आज पहली बार बड़े शर्म की बात है कि वहाँ आपके आंदोलन के होते हुए बेटियां पिटी, बहनों पे हाथ उठाया गया। 12 मई को तो जो हुआ थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन ये हुआ है मेन 13 मई को। मैं आपको बता दूं, आपने 12 लाख लोगों की घोषणा कर दी, और 12 लाख लोगों की जगह 12,000 भी नज़र नहीं आए, 1200 लोग भी नज़र नहीं आए। और अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध जयंती मनाई जाती थी, सुनिए, पहले अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध जयंती मनाई जाती थी, हर बार मनाई जाती थी, उसमें लोग आते थे। और जिन लोगों ने हमसे कहा कि भंते जी 12 लाख लोग कहाँ, हमने एक बात कही उनसे, हमने कि जो लोग आंदोलन में भी आए हैं और उनकी कोई अगर वहाँ व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो आप भी बौद्ध हैं, आप आराम से कालचक्कर मैदान में जो अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध जयंती मनाई जा रही है, उसमें आपका स्वागत है। सब लोग उसमें आए, उन्होंने बुद्ध जयंती मनाई। जो आंदोलन में जाना चाहते थे वो गए, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम बस इतना कहना चाहते हैं कि इनकी आपसी अगर मतभेद है तो उसको बैठ करके सुलझा सकते हैं, आपस में बात कर सकते हैं। एक दूसरे के ऊपर ये कहना कि उन्होंने 2 करोड़ ले लिया, कोई कहे 50 लाख ले लिया, ये जनता का दान है, जनता का रुपया है। और मैं इतना कह सकता हूँ, जनता बहुत अच्छी है हमारी। जनता जब तक सही समझती है तो साथ देती है, तन से, मन से, धन से। और जब ये देखती है दान का दुरुपयोग हो रहा है, धन का दुरुपयोग हो रहा है, समाज के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो यही जनता। अच्छा, आपने धन की बात करी। धन की अगर हम बात कर लें, आकाश लामा जी ने जो लेखा जोखा दिया है वो ऑनलाइन का दिया है, ऑफलाइन उन पर कितना पैसा आया उन्होंने एक बार भी नहीं बताया। क्योंकि मैं खुद वहाँ उस आंदोलन में रुकी थी और मैंने खुद उस आंदोलन में देखा कि एक दिन में 3 से 5 लाख रुपए डेली का उन्हें आ रहा था, तो वो ऑफलाइन आ रहा था, उन्होंने उसका किसी को लेखा जोखा नहीं बताया, सिर्फ ऑनलाइन का बताया। देखिए, मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा कि पहली बात तो इनको इस तरीके से व्यक्तिगत तौर पे दान नहीं लेना चाहिए था। हमारी समिति थी, हमारा जो भी कार्यक्रम हो रहा था, उनके अकाउंट सीज कर दिया पैसों की वजह से, तो फिर वो लेंगे ना ऑफलाइन। हम बता रहे ना, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। मैं ये कहता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ, हमने बड़े बड़े कार्यक्रम किए हैं और बड़े बड़े कार्यक्रम हमारे सफल हुए हैं। 8-8, 10-10, 12-12 सांसद बिना बुलाए आए हैं। और जो आज बोधगया के अंदर परिवर्तन देख रहे हो, ये हमारे उसी आंदोलन की देन है, ये उसी आंदोलन की देन है। और आज अगर इनको भी बौद्ध अनुयायी जो मिले हैं, बोधगया से जुड़े हुए, बोधगया के नाम पर जो इकट्ठे हुए हैं, ये भी उसी आंदोलन की देन है, कोई ज़्यादा पुराना नहीं है।
2015 से लेकर 10 ही साल हुए और दान देने वाले भी जिंदे हैं, कार्यक्रम करने वाले भी जिंदे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इन्होंने जो कार्यक्रम किया इनका तरीका ये था कि एक ये समिति बनाते, बुद्ध गया के नाम की बनाते, बुद्ध गया समिति में दान लेते, समिति के माध्यम से खर्च करते। व्यक्तिगत जो लिया है ये इन्होंने गलत किया है। इसमें एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, जैसे विनाचार्य ने अपना अकाउंट नंबर दिया है, करुणाशील जी ने अपना अकाउंट नंबर दिया है, सुमित रतन जी ने अपना अकाउंट दिया, लामा जी ने आकाश लामा जी ने अपना दिया है, उसके बाद में प्रज्ञाशील जी ने अपना दिया है। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ एक पक्षपात ले रहा हूँ, मेरा मतलब है दान व्यक्तिगत नहीं लिया जाना चाहिए था, एक समिति संयुक्त बना करके उसके माध्यम से दान आता, उसके चलिए, आकाश लामा जी ने ये तो अपने अकाउंट में लिया, लेकिन उनके बेटे का अकाउंट फिर सीज क्यों किया गया? नहीं, देखिए जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं, हम बोल ही नहीं रहे, वो उसके बारे में किसी और को जानकारी होगी वो बताएंगे। मैं इतना कह सकता हूँ कि इस समय पर ये जो आंदोलन हुआ है वो नेतृत्वहीन आंदोलन हुआ है। हमने पहले बड़े बड़े कार्यक्रम किए हैं और कार्यक्रम आंदोलन जो होता है वो मेरे हिसाब से उसको सही दिशा में ले जाना हम सबका कर्तव्य है। चलिए, ये तो बनते महाथीरो ज्योति जी से हमने बात करी। हमारे साथ में आशीष जी हैं, आशीष जी से भी बात करेंगे। ये भी जो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम है उसके मेंबर हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। जी आशीष जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बताइए। मैम, पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई। नॉर्मली मैं चैनल पे आता नहीं हूँ और आपने हमारे थ्री ज्योति बनते ने अगर कुछ बातें रखी है उसके बारे में सिर्फ मैं यही कहना चाहता हूँ। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम जब बनी थी तब हम इसके विषय में, जब हम 3 साल से पहले से जब हम चर्चा कर रहे थे, हमारे फेल होने का कारण पहले हम समीक्षा किए। उस समीक्षा में ये बैठक में ये बातचीत हुई है कि इसके कारण पता करें ये हमारी चूक रह गई, जो हमारी इस मुहिम को हम आगे तक नहीं बढ़ा पाए। उस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए हमने पूरे स्टेट में पहले कुछ भागीदारी थे, महाराष्ट्र तक भागीदारी थे, पहले कुछ हिमालयन सेक्टर तक नहीं था, जमीनी स्थल तक लोगों तक नहीं पहुंच पाई थी। थोड़ा हमने ये किया, हमारे कुछ संगठन तब ना तो बैंक अकाउंट खोला। मैं आपको क्लियर बात कह देता हूँ और बहुत स्पष्ट से बात कह देता हूँ, बैंक अकाउंट इस मुहिम से शुरू होने से मात्र 2 महीना पहले खोला है, 2 से 3 महीना पहले खोला गया है और इससे पहले कोई बैंक अकाउंट नहीं था। और आपको ये भी पता है ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम को कोई बैंक अकाउंट नहीं था। जो भी आपको बोल रहे बैंक अकाउंट, जो भी आपको ये लांछन दे रहे, मैं सभी से ये आह्वान करना चाहूँगा, जितने ये टाइम है हमें एक ही उस पर रहना चाहिए कि हमें ये महाबोधि महाविहार का आंदोलन को, ये एक्ट को ख़त्म करना। हमें क्या कर रहा लांछन ये आपस में ना करके एक साथ आइए, बैठिए, समीक्षा कीजिए। ये आपकी लड़ाई है, अपनी लड़ाई है। समीक्षा करेंगे कैसे? क्योंकि आकाश लामा जी अपने आगे किसी को बोलने नहीं देते। सिर्फ आकाश लामा जी जो सिर्फ सबका नेतृत्व करते हैं, जबकि बड़े बड़े बौद्ध बनते हैं उनको भी वो चुप करा देते हैं। तो आप बताइए ऐसे में समीक्षा मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आकाश लामा जी ने सब जगह जिन के भांते के जो पहले वाले सारे जुड़े हुए थे उनके साथ खुद गए, खुद फ़ोन पे बात हुई है, खुद जाकर उनसे बात करिए, उनसे आह्वान किए कि आप आइए, हम एक साथ मिल के लड़े। भैया इस लड़ाई को किसी इन्विटेशन नहीं दिया जाता है, ये पहले आपको समझना चाहिए मैडम। इन्विटेशन, एक मिनट मैं आपकी बात को रोकूंगी। आपने कहा कि इस लड़ाई में किसी को इन्विटेशन नहीं दिया जाता, लेकिन जो पहले के आंदोलनकारी लोग रहे हैं, जिन्होंने ये आंदोलन पहले शुरू कर दिया है, 1995 में भी करा, 2015 में भी करा, तो आप उन लोगों को तो अपने साथ में लेते ना, ताकि आंदोलन का जो और भी देख रेख ज़्यादा अच्छे से होती, कि जो पहले कमियां रह गई वो आगे ना हो। तो वो सारी चीज़ें होनी चाहिए थी, लेकिन वो तो सिर्फ आकाश लामा जी अपने कंधे पर लेकर के चल रहे हैं। आदरणीय उपासिका जी, मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूँ कि आप ये सोचिए, आज आकाश लामा कितने, आप 2012 से और आज 2025 हो गए, 13 साल तक कहाँ थे? क्यों चुप बैठे हुए थे? क्यों नहीं उठाया? आज आकाश लामा ने एक कहाँ पर, जहाँ पर एक सिलीगुड़ी जगह, छोटी सी जगह से उन्होंने उठ के अगर वो आए हुए, तो हमने उनको साथ देना चाहिए। उनका कोई व्यक्तिगत सामान नहीं है, व्यक्तिगत कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये सबकी उसमें इस मुहिम को जगाया है। अगर जगाया, हमको साथ मिलकर सबको साथ देना चाहिए। अगर हमारे बीच में कोई खामियां रह गई है या अभी भी रह गई है, तो हम बैठ के उसको समीक्षा बैठक में उसको बात कर सकते हैं। इसी मध्यम पे रहते हुए एक 6, 7, 8 को एक समीक्षा बैठक दिल्ली में बुलाई गई है। तो हम आशीष जी, मेरा एक सवाल है आपसे। भंते विनाचार्य और भंते के राहुल जी के ये दोनों एक टीम के, बोले जाएं तो एक टीम में हो गए, लेकिन आकाश लामा और इन दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में फूट डली हुई है? देखिए मैडम, कोई ऐसा कोई फूट नहीं डली हुई है। मैं आपको बहुत, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए भंते जी विनाचार्य जी को जेल में गए हुए, उनकी अभी तक जमानत तक नहीं ली। मैं आपको आश्वस्त कराना चाहता हूँ और मैं विभागों को बोलना चाहता हूँ, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम से हमने भी इमीडिएटली विनाचार्य भंते जी को संपर्क किया है। संपर्क करके उसके जो भी
भी मुहिम हो सके, जो भी लीगल उनको सपोर्ट देना है वो पूरा ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के थ्रू से सपोर्ट दिया जा रहा है, बातचीत करी जा रही है और जो धारा हमारी जो लीगल टीम वो उसको देख रेख कर रहे हैं। और बहुत हमारी उम्मीद है कि सोमवार को, आने वाले सोमवार को उसकी फर्स्ट हियरिंग है, उसमें पता चलेगा आगे की परिस्थिति कैसी है। तो मैं आपको आश्वस्त करें, इसको लेके मैं आपको सारे मीडिया भाइयों को बोलना चाहिए, इसको और हवा मत दीजिए, आप सारे एकत्रित है। यानी कि सच ना दिखाएं आप ये? नो ऐसी बात नहीं, सच दिखाइए, सच जो हकीकत है। आज अगर जिस टाइम भी हकीकत कही, जिसमें विनयचार्य जी निकलेंगे और उस टाइम आप विनयचार्य जी को भंते जी से पूछिएगा अगर ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम आपके साथ खड़ी हुई है नहीं हुई है, अगर नहीं हुई है तब मुझे कटघरे में खड़ा करिए, उससे पहले नहीं। हम उनके साथ खड़े हुए, जब निकले तुरंत हम गए, तुरंत उनको लीगल सपोर्ट दिया गया ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के थ्रू से। इतने में कहता हूँ। और जो भी हमारे बीच में है उनको मैं बहुत जल्दी, हम कोशिश कर रहे हैं, हम सब उसको जो भी आपस में जो वो ख़त्म में एकजुट है, क्योंकि समाज एक है। आज बहुत मुश्किल से हम एकजुट हो पाए। इसी शब्द को मैं आप लोगों को, आपने मेरी बात को सुने, आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। अच्छा, आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि अभी जिस तरीके से आंदोलन देखा जा रहा है, अभी आंदोलन चल रहा है या ख़त्म हो गया? नो मैम, आंदोलन चल रहा है। वहाँ जो पहले हम 2 मुहान पे जो आंदोलन कर रहे थे वो किसी व्यक्ति का पर्सनल प्रॉपर्टी है, उनसे हमने पहले ही वो उन्होंने बीच में आ गए थे, उन्होंने बुद्ध पूर्णिमा तक उनसे रिक्वेस्ट की थी हमें मत करिए। 2000 उन्होंने बोलो, उन्होंने आके 2000 पूर्णिमा के बाद उन्होंने आके हमें बोले वो पर्सनल प्रॉपर्टी है। और जो संसाधन उन्होंने भी लिख के आश्वासन दिया है हमें जगह देंगे, होपफुली 1-2 दिन के अंदर जगह देंगे। अभी निगम बोध स्थल में वो बैठे हुए और अभी भी धरना चल रहा है, धरना स्थगित नहीं हुआ है। लेकिन आकाश लामा जी ने तो खुद बोला था प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई थी कि अब ये धरना स्थगित कर दिया जाएगा। नो मैम, ये आपको गलतफहमी है। कभी भी गलतफहमी कैसे? खुद उनके अल्फाज है, रिकॉर्डिंग है। मैं आपको बता दूँ तब क्या हुआ था। एक इंडिया पाकिस्तान का आपको सबको सब अवगत है कि इंडिया पाकिस्तान की कुछ लड़ाई हो रही थी और लड़ाई होने के कारण तो उन्होंने तो प्रेशर भी था लोगों का, हमें हम हिंदुस्तानी होने के नाते हमें भारत के साथ देना चाहिए था। और उसी मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि पूरे इंटरनेशनल सेक्टर में सारे, चाहे वो बड़े बड़े खेल हो, चाहे वो अलग अलग प्रोग्राम हो, सारे संगठन को कुछ दिनों को देने स्थगित करना पड़ा था। तो उसी कार्यक्रम में हमने भी कुछ दिनों के लिए स्थगित करने के लिए हमें प्रशासन से दबाव पड़ी थी। पर भगवान बुद्ध की अनुकंपा से हमें उसी दिन रात को हमें पता चला कि ये सीज़ फायर घोषित हुई है। इमीडिएटली उसके बाद हमने कोई वहाँ पर हटाया नहीं है, हम वहाँ पर बैठे रहे। और आपको ये भी बता दें, हमने कभी हटाया नहीं है, ये हमें प्रशासन से हटाया गया हुआ है। अच्छा, आपने कहा कि सीज़ फायर की बात हुई थी। जिस वक्त आपको ये पता लगा कि सीज़ फायर हो गया और भारत पाकिस्तान की लड़ाई हो रही थी, उसमें सीज़ फायर कर दिया और उसके बाद ये आंदोलन को किस तरीके से स्थगित करने के लिए बोल दिया। लेकिन सरकार की आपने बात करी तो सरकार कहीं ना कहीं जिसकी ज़मीन थी वो 15 दिन पहले नोटिस आपको दे देता है। लेकिन नोटिस के बारे में बात जो है आकाश लामा जी ने अब बताई है। देखिए, कुछ चीज़ें होती है, हर चीज़ सबको मतलब ये बता के नहीं आता। उनकी कोर कमेटी है, उनकी कोर कमेटी ने डेफिनेटली डिस्कशन हुई होगी, उन्हें डेफिनेटली इसको अवगत कराया गया है, तो ठीक है। नहीं है जो हम भगवान बुद्ध के न्याय को होने का, हमें शांति, करुणा, मुदिता के हिसाब से हमें लड़ना होगा। हमें किसी व्यक्ति से और किसी धर्म से हमारी कोई वैर नहीं है। हमें बहुत शांतिपूर्ण इस धरना को लेकर हमारी सिर्फ एक ही मकसद है, ये महाबोधि महावीर जो एक्ट है इसको ख़त्म करने के लिए। इसलिए हम शांतिपूर्ण ये लड़ाई लड़ी है और आगे भी इस तरीके से लड़ते रहेंगे मैडम। ये बड़ी बात है, इन्होंने कहा है कि हम इसे शांतिपूर्वक इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। अब देखना ये है कि आकाश लामा के नेतृत्व में ये आंदोलन कितना सक्सेसफुल होगा, क्योंकि इससे पहले कई बार आंदोलन इन्हीं वजहों से पीछे जा चुका था, यानी कि कहीं ना कहीं रुक गया था। आज समाज दोबारा से उठा है और महाबोधि महाविहार आंदोलन को बचाने के लिए तैयार हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी इस आंदोलन में झूठ पर यानी कि पर्दा डला हुआ है, यानी कि सच्चाई अभी भी नहीं दिख रही है। क्योंकि बाबा साहब ने जिस तरीके से अंधविश्वास की लड़ाई को लड़ने के लिए कहा था, कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म में एक बार फिर अंधविश्वास पर आकर के ये नींव खड़ी हो गई है। बाकी इस पूरी वीडियो के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।